उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अब बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ क्या रणनीति होगी, इस पर मंथन हो रहा है। कई सीटें पहले ही चरण में फाइनल हो जाती हैं। आमतौर पर ये वो सीटें होती हैं जिन पर कोई विवाद नहीं होता या ज्यादातर जीते हुए उम्मीदवार या मजबूत उम्मीदवार इन सीटों पर दावा कर रहे होते हैं, इसलिए पार्टियों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती। मशक्कत होती है उन सीटों पर जहां पर विवाद बढ़ने की आशंका होती है, जहां पर एक से ज्यादा दावेदार होते हैं, जहां पर भितरघात का खतरा होता है, जहां पर खुल्लम खुल्ला विरोध या बगावत की बात होती है। हम आज कांग्रेस की दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सीटों की चर्चा यहां करने जा रहे हैं जहां पर बगावत का बिगुल बच सकता है। कांग्रेस की परेशानी 2017 में भी इसी तरीके से थी और कुछ ऐसी सीटें इस बार भी हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की हैं जहां पर बगावत का झंडा बुलंद करने के लिए कई नेता तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में कई जगह तो बगावत होती है, लेकिन कई जगह बगावत कराई भी जाती है। मैं पूरा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के दिग्गज नेता लगातार बैठकों के दौर में उलझे हुए हैं। उलझन इस बात को लेकर है कि दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर कैसे टिकटों का बंटवारा किया जाए। यह दर्जन भर सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस के एक से ज्यादा नेता अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ राजधानी की बात करें तो राजधानी की कैंट विधानसभा ऐसी है जहां पर अच्छे अच्छे लोग दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना, अभिनव थापर और कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता हैं जो इस सीट पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला विरोध, खुल्लम खुल्ला बगावत 2017 में कैंट में भी हुई थी। इस बार क्या होगा पता नहीं, लेकिन दावे करने वाले लोग कई हैं, इसलिए सीट पर जल्दी से फैसला नहीं हो पा रहा है। एक महत्वपूर्ण विधानसभा है सहसपुर। 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के ही आरेंद्र शर्मा बगावत पर उतर आए थे। इस बार आरेंद्र शर्मा सहसपुर से दावा कर रहे हैं और किशोर उपाध्याय टिहरी से हैं, लेकिन आरेंद्र शर्मा के खिलाफ भी कई लोगों ने मोर्चा पहले से ही खोल दिया है, इसलिए सहसपुर में भी बगावत की आशंका बनी हुई है। मसूरी एक ऐसी विधानसभा है जहां पर लगातार बीजेपी जीतती रही है। पिछली बार गोदावरी थापली यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार यहां सोनिया आनंद की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस में हाल ही में सोनिया आनंद ने ज्वाइन किया है और सोनिया आनंद ने मसूरी विधानसभा से टिकट मांगा है। सोनिया आनंद वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के काफी नजदीकी मानी जाती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो उनकी दावेदारी है उसमें हरक सिंह रावत का भी कहीं ना कहीं समर्थन है। देहरादून जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक नहीं तीन बड़े दावेदार कांग्रेस के पास हैं। खबर है कि इस रेस में शूरवीर सिंह सजवान सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन राजपाल खरोला और जयेंद्र रमोला भी लगातार अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। आमतौर पर ऋषिकेश में बीजेपी जीतती हुई नजर आई है, लेकिन इस जीत में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बागियों का एक बड़ा रोल रहता है। लगातार यहां बगावत होती रही है और इस बार क्या होगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। गढ़वाल का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस समय सबसे चर्चित विधानसभा सीट है यमुनोत्री। वर्तमान में यमुनोत्री विधानसभा केदार सिंह रावत के पास है। केदार सिंह रावत कांग्रेस में होते थे, 2016-17 में बीजेपी में गए और बीजेपी के टिकट से जीत गए। इस बार दीपक बिजलवान कांग्रेस के खेमे में जाके खड़े हो गए हैं। दीपक बिजलवान जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। उनको हाल फिलहाल में निलंबित किया गया है, जिसको खारिज कराने के लिए दीपक बिजलवान नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में गए हैं। दीपक बिजलवान ने जब
कांग्रेस में ज्वाइन किया तो संजय डोभाल उनके खिलाफ मुखर हो गए। यमुनोत्री विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की धमकी दी। कई लोग बगावत पर उतर आए हैं। देखना होगा कि यमुनोत्री विधानसभा में क्या होगा। नैनीताल जिले में भी बगावत की आशंका बनी हुई है। हम सबको याद है यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यशपाल आर्य बाजपुर से तो संजीव आर्य नैनीताल से वर्तमान में विधायक हैं। कांग्रेस इनको इन्हीं सीटों पर अगर टिकट देती है तो नैनीताल में सरिता आर्य नाराज हो रही हैं। सरिता आर्य कांग्रेस की पुरानी नेता हैं और इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अगर सरिता आर्य ज्यादा नाराज होती हैं तो उनको बागेश्वर या किसी दूसरे क्षेत्र में, हो सकता है अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर से भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अगर नैनीताल के नेता को सोमेश्वर या बागेश्वर में कहीं फिट किया जाएगा तो वहां पर भी बगावत होगी। नैनीताल में सरिता आर्य नाराज हैं। तो जब हम बात यशपाल आर्य की करते हैं तो वहां पर भी यशपाल आर्य का खुला विरोध बाजवा परिवार लगातार कर रहा है और यशपाल आर्य के खिलाफ जो बगावत हमने देखी थी उसमें मारपीट, झगड़ा, एफआईआर और मुकदमेबाजी साफ तौर पर दिखाई दी थी। तो इस बार मामला ना तो नैनीताल में बहुत आसान है ना बाजपुर में बहुत आसान है। जब हम बात हल्द्वानी की करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके की समस्या होती है। हल्द्वानी क्षेत्र की एक मजबूत नेता हुआ करती थी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, लेकिन पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। हल्द्वानी विधानसभा की सीट खाली रह गई और अब बात करी जा रही है कि उनके बेटे सुमित हृदयेश इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। खबर आ रही है कि सुमित हृदयेश को आलाकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन अगर सुमित हृदयेश के नाम पर टिकट पक्का होता है तो कांग्रेस के भीतर अंदर खाने कुछ लोग नाराज हो सकते हैं और अपनी नाराजगी इस रूप में जता रहे हैं कि हृदयेश परिवार लंबे समय से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहां करती रही है, तो अब किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने एक परिपाटी उत्तराखंड में तय की। उसने एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। लेकिन समस्या उत्तराखंड में यह है कि कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्षों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, बगावती तेवर दिखाने के लिए कुछ नेता लाइन में खड़े हैं। अगर हम बात करते हैं रणजीत रावत की, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, रामनगर सीट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ संजय नेगी अपना दावा पेश कर रहे हैं। संजय नेगी ने भी विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि रणजीत रावत को वो नाराज नहीं कर सकते, लेकिन संजय नेगी भी अपना दावा लगातार ठोक रहे हैं। रणजीत रावत के खिलाफ बगावत करने के लिए हो सकता है कुछ लोग जबरदस्त तरीके से पैरवी भी करें। देखना होगा कि रणजीत रावत क्या रणनीति अपनाते हैं और रणजीत रावत के जो विरोधी हैं वो कितनी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। एक उपचुनाव हुआ था सल्ट का। सुरेंद्र सिंह जीना बीजेपी के विधायक थे। उनके देहांत के बाद यहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। महेश जीना बीजेपी के कैंडिडेट थे और गंगा पंचोली कांग्रेस की कैंडिडेट थी। रणजीत रावत ने पूरा जोर लगाया कि सल्ट विधानसभा में वो अपना कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीत हुई थी हरीश रावत की। हरीश रावत ने गंगा पंचोली को चुनाव मैदान में उतारा था। रणजीत रावत अपने बेटे विक्रम सिंह रावत के लिए सल्ट विधानसभा से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। विक्रम सिंह रावत इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं। सल्ट पर मजबूत दावा या मजबूत नेता को उतारने की पैरवी हरीश रावत करते हैं। तो सल्ट में भी यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन से नेता की चलती है। कांग्रेस के एक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं तिलक राज बेहड़। एनडी तिवारी की सरकार में तिलक राज बेहड़ स्वास्थ्य मंत्री थे, मजबूत नेता माने जाते थे। उधम सिंह नगर जिले में अच्छी खासी ताकत तिलक राज बेहड़ रखते थे, लेकिन लगातार वो विधानसभा चुनाव हारते रहे, इसलिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बार तिलक राज बेहड़ के किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, लेकिन खबर इस तरीके की आ रही है कि तिलक राज बेहड़ के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के 2 मजबूत नेताओं ने दावा ठोक दिया है। तिलक राज बेहड़ के खिलाफ गणेश उपाध्याय और हरीश पनेरू मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तिलक राज बेहड़ का खुल्लम खुल्ला विरोध
यहां पर होने लगा है। अगर हम हरिद्वार जिले की बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार उतरने की पूरी तैयारी में है। खबर इस तरीके की आ रही है कि हरिद्वार सीट पर 3 नेताओं ने अपना दावा पेश किया है। किसी एक को ही टिकट दिया जाएगा, यानी कि बाकी के 2 नेता नाराज हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो दिल्ली से आकर हरिद्वार में अपना दावा पेश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद है उत्तराखंड का। वहां पर पिथौरागढ़ में एक मजबूत नेता माने जाते हैं कांग्रेस के मयूख मेहर, लेकिन खबर इस तरीके की आ रही है कि मयूख मेहर के खिलाफ अंजू लुंठी ने भी अपना दावा पेश किया हुआ है और अंजू लुंठी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। यानी कि अगर किसी एक को टिकट दिया जाएगा तो दूसरा पक्ष बहुत मजबूती से नाराज होगा, अपना दावा पेश करेगा। अगर नाराज हुआ नेता विधानसभा में सीधे सीधे खड़े नहीं भी होता और समर्थन में खड़ा नहीं होता तो भी उसके कुछ मायने होते हैं और उसके कुछ मतलब होते हैं और उसका कुछ चुनाव में असर भी होता है। वैसे बगावत या विरोध कोई नई बात नहीं है। हमेशा हर चुनाव में हर पार्टी के खिलाफ इस तरीके की चीजें होती हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। प्रचंड बहुमत जिसे कहा जाता है वो उसे हासिल हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी उस समय अच्छी खासी बगावत हुई थी। तो इस बात को कह देना कि जहां बगावत होगी वो पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, इसे खारिज किया जा सकता है। तो यह देखना होगा कि कांग्रेस इन दर्जन भर सीटों पर किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारती है और जो लोग नाराज होते हैं उन्हें किस तरीके से मनाने में वो कामयाब होती है। कांग्रेस के बाद हम एक दिन चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बगावत हो सकती है, लेकिन आज बात कांग्रेस की थी इसलिए कांग्रेस पर चर्चा की। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।